दोस्तों, आज मैं आपको दो जुड़वां भाइयों की कहानी सुनाता हूं। ये दोनों भाई एक ही घर में एक ही माहौल में पले बढ़े। उनके पिता एक शराबी थे जो अक्सर घर में कलह करते थे। सालों बाद जब ये दोनों भाई बड़े हुए तो उनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक भाई अपने पिता की तरह ही शराबी बन गया। उसकी जिंदगी परेशानियों और नाकामयाबियों से भरी थी। दूसरा भाई एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन बना जिसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जब एक मनोवैज्ञानिक ने दोनों से अलग-अलग पूछा कि उनकी जिंदगी ऐसी क्यों है, तो दोनों ने, हैरानी की बात है, एक ही जवाब दिया। ऐसे पिता के होते हुए मैं और क्या बन सकता था। एक ही हालात, एक ही जवाब, लेकिन मतलब बिल्कुल अलग। एक ने अपने हालातों को अपनी नाकामी का कारण माना, जबकि दूसरे ने उन्हीं हालातों को कुछ बेहतर बनने की प्रेरणा बना लिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि हमारी जिंदगी को क्या चीज तय करती है, हमारे हालात या उन हालातों को देखने का हमारा नजरिया। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरल ड्वेक ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने हजारों लोगों पर दशकों तक रिसर्च की, ये समझने के लिए कि क्यों कुछ लोग असफलता से बिखर जाते हैं जबकि दूसरे उसी असफलता को एक चुनौती की तरह गले लगा लेते हैं। उनकी रिसर्च से जो जवाब निकला वो इतना शक्तिशाली है कि वो हमारी जिंदगी को देखने का, हमारे काम करने का और हमारे रिश्तों को निभाने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। और वो जवाब एक शब्द में छुपा है, मानसिकता यानी माइंडसेट। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि हम सब दो में से एक दुनिया में जीते हैं और ये दुनिया हमारे दिमाग के अंदर होती है। ये दो अलग अलग मानसिकताएं हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। पहली है स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो विश्वास है कि हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा टैलेंट सब कुछ पत्थर की लकीर है। इस दुनिया में रहने वाले लोग मानते हैं कि उन्हें बस एक सीमित मात्रा में टैलेंट मिला है और वो उसे बदल नहीं सकते। इसलिए उनकी पूरी जिंदगी एक अंतहीन परीक्षा बन जाती है। हर स्थिति, हर काम, हर रिश्ता एक टेस्ट बन जाता है जिसमें उन्हें खुद को साबित करना होता है। उनके दिमाग में हर पल यही सवाल घूमते हैं, क्या मैं सफल होऊंगा या असफल, क्या मैं स्मार्ट दिखूंगा या बेवकूफ। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर तरफ से आपके ऊपर फैसले सुनाए जा रहे हैं और आप लगातार खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आती है दूसरी दुनिया, विकास मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट। ये वो विश्वास है कि हमारी बुनियादी काबिलियतें सिर्फ एक शुरुआती बिंदु हैं जिन्हें हम अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों, सही रणनीतियों और दूसरों की मदद से विकसित कर सकते हैं। इस दुनिया में रहने वाले लोग मानते हैं कि भले ही हर किसी का शुरुआती टैलेंट अलग अलग हो, लेकिन कोई भी कोशिश और अनुभव से आगे बढ़ सकता है। उनके लिए जिंदगी खुद को साबित करने की जंग नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक रोमांचक सफर है। ये मानसिकता सीखने के लिए एक जुनून पैदा करती है, खुद को चुनौती देने और अपनी सीमाओं को पार करने का जज्बा देती है। ये सिर्फ एक छोटा सा विश्वास का अंतर नहीं है, ये हमारे दिमाग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देता है। सोचिए, दो कंप्यूटर हैं, दोनों को एक ही इनपुट दिया जाता है। मान लीजिए एक मुश्किल गणित का सवाल। एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम फिक्स माइंडसेट ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि अगर वो सवाल हल नहीं कर पाता तो वो एक एरर मैसेज दिखाता है, यू आर अ फेलियर, और फिर वो सिस्टम हैंग हो जाता है, आगे कोई कोशिश ही नहीं करता। दूसरे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रोथ माइंडसेट ऐसा है कि अगर वो सवाल हल नहीं कर पाता तो वो मैसेज दिखाता है, स्ट्रैटेजी एरर, फाइंड अ न्यू अप्रोच, और वो तुरंत नई रणनीतियां आजमाना शुरू कर देता है। इनपुट एक ही था, लेकिन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आउटपुट बिल्कुल अलग हुआ। हमारी जिंदगी में भी ठीक ऐसा ही होता है। असफलता, आलोचना, चुनौतियां, ये सब हमारे लिए इनपुट है। हमारी मानसिकता ये तय करती है कि हमारा दिमाग इस इनपुट को कैसे प्रोसेस करेगा और हमारा व्यवहार कैसा होगा। स्थिर मानसिकता डर और बचाव की भावना से चलती है। इसका मूल मंत्र है, खुद को साबित करो। ये एक ऐसी जिंदगी है जो दूसरों की राय और फैसलों पर टिकी होती है। इसके विपरीत विकास मानसिकता उत्साह और सीखने की इच्छा से चलती है। इसका मूल मंत्र है, खुद को बेहतर बनाओ। ये एक ऐसी जिंदगी है जो अंदरूनी विकास और संतुष्टि पर आधारित है। एक मानसिकता आपको लगातार ये साबित करने की बेचैनी देती है कि आप कितने काबिल हैं, जबकि दूसरी मानसिकता आपको ये सुधारने का जुनून देती है कि आप कितने काबिल बन सकते हैं।
एक का फोकस इस बात पर है कि आप क्या हैं, दूसरी का फोकस इस बात पर है कि आप क्या बन सकते हैं। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये जीने का फर्क है। आने वाले हिस्सों में हम इन दोनों दुनियाओं की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये छोटा सा विश्वास का अंतर हमारे जीवन के हर पहलू, हमारी सफलता, हमारे रिश्ते और हमारी खुशी पर कितना बड़ा असर डालता है। पिछली बार हमने दो मानसिकताओं, स्थिर और विकास की दुनिया को समझा। अब चलिए इन दुनियाओं के अंदर झांक कर देखते हैं कि यहाँ जीवन कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्थिर मानसिकता की दुनिया की। इस दुनिया में जीने के कुछ गहरे परिणाम होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है, चुनौतियों से बचो। स्थिर मानसिकता वाले लोगों के लिए चुनौतियां एक खतरा हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई मुश्किल काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो यह आपकी काबिलियत पर एक स्थायी दाग लगा देगा। ये इस बात का सबूत होगा कि आप उतने स्मार्ट या टैलेंटेड नहीं हैं जितना आप दिखाना चाहते हैं। इसलिए वे ऐसे काम चुनते हैं जिनमें वे पहले से ही अच्छे हों, ताकि वे बार बार अपनी काबिलियत साबित कर सकें और असफल होने के जोखिम से बच सकें। दूसरा नियम है, मेहनत करना बुरी बात है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन स्थिर मानसिकता की दुनिया में ये कड़वा सच है। उनका मानना है कि अगर किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप उसमें स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं हैं। असली जीनियस को मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें उनके लिए आसानी से हो जाती हैं। ये सोच उन्हें मेहनत करने से रोकती है। जैसे ही कोई काम मुश्किल लगने लगता है वे हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि मेहनत करना उनकी नज़र में कमजोरी की निशानी है। तीसरा और सबसे खतरनाक नियम है, असफलता एक तबाही है। स्थिर मानसिकता में असफलता सिर्फ एक घटना नहीं है, यह आपकी पहचान बन जाती है। मैं असफल हुआ से बात मैं एक असफल इंसान हूं तक पहुंच जाती है। यह आपकी काबिलियत पर एक अंतिम फैसला होता है जो हमेशा के लिए आप पर चिपक जाता है। यही वजह है कि वे गलतियों को छिपाते हैं, अपनी हार के लिए दूसरों को दोष देते हैं या फिर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने उनसे भी बुरा प्रदर्शन किया हो, ताकि वे खुद को बेहतर महसूस करा सके। अब बात करते हैं विकास मानसिकता की दुनिया की। यहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पहला नियम है, चुनौतियों को गले लगाओ। विकास मानसिकता वाले लोग चुनौतियों में रोमांच ढूंढते हैं। वे जानते हैं कि जब भी कुछ मुश्किल करते हैं तभी उनका दिमाग बढ़ता है और वे कुछ नया सीखते हैं। उनके लिए चुनौती का मतलब है विकास का अवसर। उनका रवैया होता है, ये मुश्किल है, इसमें मजा आएगा। दूसरा नियम है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वे समझते हैं कि मेहनत ही वो चीज है जो टैलेंट को काबिलियत में बदलती है। वे दुनिया के महान लोगों को देखते हैं और पाते हैं कि उनकी सफलता के पीछे सालों की कड़ी मेहनत और लगन थी। उनके लिए मेहनत करना शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व की बात है। और तीसरा नियम है, असफलता एक जानकारी है, फैसला नहीं। जब वे असफल होते हैं तो वे इसे अपनी काबिलियत पर एक अंतिम फैसले के रूप में नहीं देखते। वे इसे एक फीडबैक के तौर पर देखते हैं जो उन्हें बताता है कि उनकी रणनीति में कहाँ कमी थी और उन्हें आगे क्या सुधार करना है। असफलता उनके लिए सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, अंत नहीं। इन दोनों दुनियाओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर एक छोटे से शब्द में छिपा है। शिकागो के एक हाई स्कूल में नियम था कि ग्रेजुएशन के लिए आपको कुछ कोर्स पास करने होंगे। अगर कोई छात्र किसी कोर्स में पास नहीं हो पाता था तो उसे फेल ग्रेड नहीं मिलता था, उसे ग्रेड मिलता था अभी नहीं, यानी नॉट येट। सोचिए ये कितना शक्तिशाली है। फेल शब्द एक डेड एंड जैसा लगता है, जैसे कहानी खत्म हो गई हो, लेकिन अभी नहीं आपको बताता है कि आप सीखने की यात्रा कर हैं और मंजिल अभी आगे है। यह आपको भविष्य में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाता है। ये अभी नहीं की शक्ति सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाली बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब भी हम कुछ नया और मुश्किल सीखते हैं हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स नए और मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। सचमुच आप मेहनत करके अपने दिमाग को ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। स्थिर मानसिकता का यह विश्वास कि बुद्धिमत्ता पत्थर की लकीर है वैज्ञानिक रूप से गलत है। हमारा दिमाग बदलने और बढ़ने के लिए ही बना है। तो इन दोनों मानसिकताओं का सार क्या है, इसे समझने के लिए आइए एक टेबल पर नजर डालते हैं। गुण, स्थिर मानसिकता, विकास मानसिकता। बुद्धिमत्ता के बारे में विश्वास, ये स्थिर है, पत्थर की लकीर है, इसे विकसित किया जा सकता है एक मांसपेशी की तरह। चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण, चुनौतियों से बचता है, असफलता से डरता है, चुनौतियों को गले लगाता है, उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है। प्रयास के प्रति दृष्टिकोण, प्रयास व्यर्थ है या कमजोरी की निशानी है, प्रयास ही महारत का रास्ता है। असफलताओं पर प्रतिक्रिया, आसानी से हार मान लेता है, निराश हो जाता है, दूसरों को दोष देता है। दृढ़ रहता है, असफलताओं को कड़ी मेहनत करने का एक संकेत मानता है। आलोचना पर प्रतिक्रिया, उपयोगी फीडबैक को नजरअंदाज करता है, इसे व्यक्तिगत रूप से लेता है, आलोचना से सीखता है, फीडबैक मांगता है। दूसरों की सफलता, इससे खतरा महसूस करता है, इससे सबक और प्रेरणा लेता है। मुख्य लक्ष्य, स्मार्ट दिखना, मान्यता प्राप्त करना, सीखना, विकास करना।
ये टेबल हमें साफ तौर पर दिखाती है कि हमारी मानसिकता सिर्फ ये तय नहीं करती कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि ये भी तय करती है कि हम क्या बनते हैं। एक मानसिकता हमें सीमाओं में बांधती है, जबकि दूसरी हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। अब जब हम स्थिर और विकास मानसिकता के अंदर की दुनिया को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये मानसिकताएं असल जिंदगी के मैदान में यानी खेल की दुनिया में कैसे काम करती हैं। जब हम किसी महान खिलाड़ी को देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो या बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन, तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही कि ये लोग पैदाइशी टैलेंटेड हैं, ये नेचुरल हैं, भगवान का दिया हुआ तोहफा है। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि ये नेचुरल टैलेंट का मिथक, ये पैदाइशी काबिलियत की कहानी सबसे बड़ा धोखा है। ये सच है कि कुछ लोगों में स्वाभाविक झुकाव हो सकता है, लेकिन कोई भी चैंपियन सिर्फ टैलेंट के दम पर नहीं बनता। एक चैंपियन को जो चीज चैंपियन बनाती है वो है उसका चरित्र, उसका दिल और सबसे बढ़कर उसकी मानसिकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का सर्वकालिक महान खिलाड़ी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि जॉर्डन को उनके स्कूल की हाई स्कूल वार्सिटी टीम से निकाल दिया गया था? उन्हें उस समय उतना नेचुरल नहीं माना गया था। तो फिर वे इतने महान कैसे बने? जवाब है उनकी विकास मानसिकता। जॉर्डन की सफलता उनकी अथक मेहनत का नतीजा थी। वे लगातार अपनी कमजोरियों पर काम करते थे, चाहे वो उनका डिफेंसिव गेम हो या बॉल हैंडलिंग। उनके कोच भी हैरान थे कि वो बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहते थे। जॉर्डन का मानना था कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण से मिलती है। जब वे असफल होते थे तो वे इसे अपनी काबिलियत पर एक फैसले की तरह नहीं देखते थे, बल्कि वे इसे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा बनाते थे। अब इसकी तुलना एक और महान लेकिन अलग तरह के खिलाड़ी से करते हैं, जॉन मैकेनरो, टेनिस के एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी। मैकेनरो के पास असीम टैलेंट था, लेकिन उनकी मानसिकता स्थिर थी। जब भी वे हारते थे या कोई गलती करते थे तो वे आपा खो बैठते थे। वे अंपायरों पर चिल्लाते थे, अपना रैकेट तोड़ देते थे और अपनी हार के लिए हमेशा किसी और को दोष देते थे। उन्होंने कभी अपनी हार से सीखने की कोशिश नहीं की। नतीजा, उनका अपार टैलेंट अक्सर उनके गुस्से और स्थिर मानसिकता के नीचे दबकर रह गया और कई विशेषज्ञों का मानना है कि वे अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाए। इन दोनों उदाहरणों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। स्थिर मानसिकता वाले खिलाड़ी के लिए सफलता का मतलब है जीतना और ये साबित करना कि वो दूसरों से बेहतर है। हार उनके लिए एक व्यक्तिगत अपमान है। वहीं विकास मानसिकता वाले खिलाड़ी के लिए सफलता का मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, सीखना और लगातार खुद को बेहतर बनाना। महान बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो अपने खिलाड़ियों से कभी भी गलती मुक्त खेल की उम्मीद नहीं करते थे, ना ही वे ये मांग करते थे कि वे कभी ना हारें। वे सिर्फ एक चीज मांगते थे, पूरी तैयारी और पूरी कोशिश। वो कहते थे, क्या मैं जीता या मैं हारा? ये गलत सवाल है। सही सवाल है, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? अगर जवाब हां है तो वो कहते थे, हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा स्कोर कर ले, लेकिन तुम कभी हारोगे नहीं। ये सोच जीत की परिभाषा ही बदल देती है। ये जीत को स्कोरबोर्ड से हटाकर आपके अपने नियंत्रण में ले आती है। स्थिर मानसिकता वाला खिलाड़ी जब हारता है तो वो बिखर जाता है। वो हार को एक ऐसा फैसला मान लेता है जो उसकी काबिलियत को हमेशा के लिए परिभाषित कर देगा। लेकिन विकास मानसिकता वाला खिलाड़ी हार को एक जानकारी के रूप में देखता है। ये एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की तरह है जो बताती है कि अगली बार और बेहतर तैयारी के लिए कहाँ काम करना है। नासा जब अपने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करता है तो वे उन लोगों को अस्वीकार कर देते हैं जिनका इतिहास सिर्फ सफलताओं से भरा हो। इसके बजाय वे उन आवेदकों को चुनते हैं जो किसी बड़ी असफलता से उबरकर वापस आए हों। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि असली ताकत चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने में है, ना कि हमेशा सही होने में। खेल की दुनिया हमें यह सिखाती है कि टैलेंट सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, अंत नहीं। असली चैंपियन वो नहीं है जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरने के बाद उठकर अपनी गलतियों से सीखकर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर वापस आता है। और ये ताकत टैलेंट से नहीं, मानसिकता से आती है। ये हमें दिखाती है कि महानता कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सही मानसिकता और अथक प्रयास से कोई भी हासिल कर सकता है। खेल के मैदान से अब हम कॉर्पोरेट दुनिया के बोर्डरूम में चलते हैं। क्या एक लीडर की मानसिकता पूरी कंपनी की किस्मत तय कर सकती है? कैरल ड्वेक का जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है।
जैसे एक खिलाड़ी की मानसिकता उसके प्रदर्शन को निर्धारित करती है, वैसे ही एक सीईओ या मैनेजर की मानसिकता पूरी कंपनी की संस्कृति और भविष्य को आकार देती है। सबसे पहले बात करते हैं जीनियस की संस्कृति, यानी कल्चर ऑफ जीनियस की, जो स्थिर मानसिकता वाले लीडर्स बनाते हैं। इतिहास ऐसे लीडर्स के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने खुद को पैदाइशी जीनियस माना, जैसे क्राइसलर के ली आयाकोका या एनरॉन के जेफरी स्किलिंग। ये लीडर मानते थे कि वे कंपनी में सबसे स्मार्ट व्यक्ति हैं और उनका काम अपनी इस महानता को साबित करना है। वे ऐसे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करते थे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो उन्हें चुनौती न दें, क्योंकि उनकी स्थिर मानसिकता के लिए किसी जूनियर का बेहतर आइडिया देना एक खतरे जैसा था। ये उनकी श्रेष्ठता पर सवाल उठाता था। इस तरह की लीडरशिप का नतीजा क्या होता है? एक डर की संस्कृति पैदा होती है। कर्मचारी गलतियां छिपाने लगते हैं, क्योंकि गलती करना कम स्मार्ट होने का सबूत माना जाता है। वे नए आइडिया या जोखिम लेने से डरते हैं, क्योंकि अगर आइडिया फेल हो गया तो उन्हें नाकाबिल समझ लिया जाएगा। पूरी कंपनी में ग्रुप थिंक हावी हो जाता है, जहां सब बॉस को खुश करने के लिए एक ही जैसा सोचते हैं। टैलेंट को सब कुछ माना जाता है, इसलिए कोई ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसे कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसी कंपनियां बाहर से भले ही कुछ समय के लिए सफल दिखें, लेकिन अंदर से वे खोखली और नाजुक होती हैं। वे बदलाव के साथ ढल नहीं पाती और अंततः ढह जाती हैं। इसके ठीक विपरीत है विकास की संस्कृति, यानी कल्चर ऑफ ग्रोथ, जिसे विकास मानसिकता वाले लीडर बनाते हैं। आईबीएम के लू गर्स्टनर या जनरल इलेक्ट्रिक के जैक वेल्च जैसे लीडर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। वे ये नहीं मानते थे कि वे जन्म से ही दूसरों से बेहतर हैं। उनका विश्वास विकास में था, अपने भी और अपने कर्मचारियों के भी। उन्होंने कंपनी के अंदर मौजूद ऊंच नीच के ढांचे को तोड़ा और टीम वर्क को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां कर्मचारी खुलकर अपनी राय दे सकें, जहां गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाए। वे खुद से ज्यादा स्मार्ट लोगों को काम पर रखने से नहीं डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि असली लीडरशिप सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में है, अकेले अपनी महानता साबित करने में नहीं। ऐसी लीडरशिप एक लचीली, इनोवेटिव और सहयोगी संस्था का निर्माण करती है। जब कर्मचारियों को पता होता है कि उनके लीडर विकास में विश्वास करते हैं, तो वे ज्यादा सशक्त और प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। वे जोखिम लेने और नए आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। एक लीडर की व्यक्तिगत मानसिकता पूरी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। अगर लीडर का आंतरिक संवाद डर और खुद को साबित करने पर आधारित है, तो कंपनी की बाहरी कार्यप्रणाली भी वैसी ही हो जाएगी। अगर लीडर का आंतरिक संवाद सीखने और विकास पर आधारित है, तो कंपनी की संस्कृति भी वैसी ही बनेगी। ये हमें सच्ची आत्मविश्वास की परिभाषा पर लाता है। सच्चा आत्मविश्वास किसी टाइटल, महंगे सूट या बड़ी गाड़ी से नहीं आता। ये इस बात से भी नहीं आता कि आप कमरे में सबसे स्मार्ट व्यक्ति हैं। सच्चा आत्मविश्वास है खुले रहने का साहस, बदलाव और नए विचारों का स्वागत करने का साहस, चाहे वे किसी भी स्रोत से आएं। ये आपकी बढ़ने और सीखने की तत्परता में झलकता है। स्थिर मानसिकता वाली कंपनियां अपने वर्तमान को बचाने और अच्छा दिखने पर अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देती हैं। वे अपनी मौजूदा सफलताओं का बचाव करती हैं और भविष्य के लिए तैयारी नहीं कर पाती। इसीलिए ब्लॉकबस्टर जैसी कंपनियां नेटफ्लिक्स के सामने टिक नहीं पाईं। वहीं विकास मानसिकता वाली कंपनियां भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे लगातार सीखती हैं, ग्राहकों की सुनती हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। वे जानती हैं कि आज जो सफल है, जरूरी नहीं कि कल भी सफल हो। तो बिजनेस और लीडरशिप में मानसिकता का सबक साफ है। एक लीडर जो खुद को जीनियस साबित करने में लगा है, वह अनजाने में अपनी पूरी टीम को सीमाओं में बांध देता है। लेकिन एक लीडर जो सीखने और सिखाने में विश्वास रखता है, वह अपनी पूरी टीम के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देता है। खेल के मैदान और बिजनेस के बोर्डरूम से निकलकर अब हम अपनी जिंदगी के सबसे निजी और भावनात्मक हिस्से में आते हैं, हमारे रिश्ते, खासकर प्यार के रिश्ते। क्या मानसिकता यहाँ भी कोई भूमिका निभाती है? कैरल ड्वेक के अनुसार ये यहाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, शायद उससे भी ज्यादा। हमारी मानसिकता ये तय करती है कि हम प्यार को कैसे देखते हैं, मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं और एक रिश्ते को कैसे निभाते हैं। चलिए पहले स्थिर मानसिकता के नजरिए से प्यार को समझते हैं। इस मानसिकता के लिए प्यार एक जादुई चीज है। ये परफेक्ट मैच या सोलमेट के कॉन्सेप्ट में विश्वास करती है। उनका मानना है कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ अपने आप बिना किसी मेहनत के परफेक्ट होना चाहिए। ये और वे हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे वाली कहानी में विश्वास करते हैं, जो ये मानती है कि एक बार सही साथी मिल गया तो फिर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
इस सोच के परिणाम क्या होते हैं? जब रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, और वे हमेशा आती हैं, तो स्थिर मानसिकता वाले लोग इसे एक बहुत बुरे संकेत के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमें मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ये रिश्ता सही नहीं है। वे समस्याओं को अपने या अपने साथी के चरित्र में एक गहरी स्थायी कमी के सबूत के रूप में देखते हैं। इससे दोषारोपण यानी ब्लेम गेम और तिरस्कार की भावना पैदा होती है। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, या तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, जैसे वाक्य आम हो जाते हैं। जब ऐसा रिश्ता टूटता है तो ये उनके लिए विनाशकारी होता है। अस्वीकृति यानी रिजेक्शन को वे अपनी पूरी शख्सियत पर एक फैसले के रूप में लेते हैं। मुझ में ही कोई कमी है। इससे गहरा दर्द, गुस्सा और यहां तक कि बदला लेने की भावना भी पैदा हो सकती है। उनका लक्ष्य एक ऐसा साथी ढूंढना होता है जो उनके आत्मसम्मान को बढ़ाए, न कि कोई ऐसा जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए चुनौती दे। अब देखते हैं कि विकास मानसिकता वाले लोग प्यार और रिश्तों को कैसे देखते हैं। उनके लिए एक अच्छा रिश्ता वो नहीं है जो मिलता है, बल्कि वो है जो बनाया जाता है। वे जानते हैं कि एक स्थायी और खुशहाल रिश्ते के लिए मेहनत, समझ और आपसी विकास के प्रति प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। जब उनके रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, तो वे इसे रिश्ते के खत्म होने का संकेत नहीं मानते। वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, ताकि वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकें। वे समझते हैं कि हर रिश्ते में समस्याएं होती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन समस्याओं को मिलकर कैसे सुलझाते हैं। उनका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि किसकी गलती है, बल्कि इस बात पर होता है कि हम मिलकर इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये मैं विनाम तुम की लड़ाई नहीं, बल्कि हम विनाम समस्या का दृष्टिकोण है। जब ऐसे लोगों का रिश्ता टूटता है तो बेशक उन्हें भी दर्द होता है, लेकिन वे इसे अपनी पूरी पहचान पर एक दाग नहीं मानते। वे इसे एक सीखने के अनुभव के रूप में देखते हैं, जिससे वे भविष्य के लिए खुद को और बेहतर बना सकते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा साथी ढूंढना होता है जो उनकी कमियों को देखे और उन पर काम करने में उनकी मदद करे, जो उन्हें चुनौती दे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। स्थिर मानसिकता हैप्पीली एवर आफ्टर के मिथक को बढ़ावा देती है, जो ये बताता है कि एक बार सही व्यक्ति मिलने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। ये एक खतरनाक सोच है, क्योंकि ये हमें रिश्तों के स्वाभाविक उतार चढ़ाव के लिए तैयार नहीं करती। विकास मानसिकता हमें सिखाती है कि एक साथी चुनना असल में समस्याओं का एक सेट चुनना है, जिन्हें आप जिंदगी भर मिलकर हल करने के लिए तैयार हैं। संक्षेप में, स्थिर मानसिकता रिश्तों में पूर्णता यानी परफेक्शन की तलाश करती है, और जब वो नहीं मिलती तो निराश हो जाती है। विकास मानसिकता रिश्तों में प्रगति यानी प्रोग्रेस की तलाश करती है और मुश्किलों को उस प्रगति का एक हिस्सा मानती है। एक मानसिकता मानती है कि प्यार को आपको पूरा करना चाहिए, जबकि दूसरी मानती है कि प्यार को आपको बढ़ने में मदद करनी चाहिए। ये छोटा सा अंतर ही एक रिश्ते के टिकने या टूटने की वजह बन सकता है। अब तक हमने देखा कि मानसिकता खेल, बिजनेस और रिश्तों में कैसे काम करती है, लेकिन ये सवाल उठता है कि ये मानसिकता आती कहां से है? क्या हम इसके साथ पैदा होते हैं? जवाब है नहीं। हमारी मानसिकता बचपन से ही हमारे आसपास के लोगों, खासकर हमारे माता-पिता और शिक्षकों के संदेशों से आकार लेती है। और यहीं पर कैरल ड्वेक की रिसर्च हमें सबसे चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ये सब प्रशंसा या प्रेज के विरोधाभास से शुरू होता है। सोचिए, एक बच्चा कोई मुश्किल पहेली हल कर लेता है। एक माता-पिता के तौर पर आप स्वाभाविक रूप से उसकी तारीफ करना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? ज्यादातर माता-पिता कहते हैं, वाह, तुम बहुत स्मार्ट हो। ये सुनने में बहुत अच्छा और हौसला बढ़ाने वाला लगता है ना? लेकिन ड्वेक की रिसर्च बताती है कि ये सबसे हानिकारक तारीफों में से एक है। जब आप किसी बच्चे की बुद्धिमत्ता या टैलेंट की तारीफ करते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम इसमें नेचुरल हो, तो आप अनजाने में उनके दिमाग में एक स्थिर मानसिकता का बीज बो रहे होते हैं। बच्चा ये संदेश सीखता है कि स्मार्ट होना एक स्थायी गुण है जो उसके पास है। इसका नतीजा क्या होता है? अब वो बच्चा उस स्मार्ट के लेबल को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो नई और मुश्किल चुनौतियों से डरेगा, क्योंकि अगर वो असफल हो गया तो उसका स्मार्ट का लेबल छिन जाएगा। वो गलतियां करने से घबराएगा, क्योंकि उसकी नज़र में स्मार्ट लोग गलतियां नहीं करते। और अगर कोई चीज़ उसे मुश्किल लगती है तो उसका आत्मविश्वास तुरंत डगमगा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना सब सोचते हैं। ये तारीफ उसे प्रशंसा का गुलाम बना देती है। तो फिर सही तरीका क्या है? ड्वेक कहती है, बच्चे की काबिलियत की नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया या प्रोसेस की तारीफ करें। उसकी मेहनत, उसकी रणनीति, उसके फोकस और उसकी लगन की तारीफ करें। उदाहरण के लिए,
तुम बहुत स्मार्ट हो कहने के बजाय कहें, तुमने इस पर बहुत मेहनत की और तुम्हारा सुधार साफ दिख रहा है। तुमने बिना पढ़े ही ए ग्रेड ले लिया, तुम ब्रिलियंट हो कहने के बजाय कहें, तुमने इस टेस्ट के लिए सच में पढ़ाई की, तुमने नोट्स बनाए, खुद को टेस्ट किया और देखो ये रणनीति काम कर गई। जब आप प्रक्रिया की तारीफ करते हैं तो आप बच्चे को एक ऐसा वेरिएबल देते हैं जो उसके नियंत्रण में है, उसकी मेहनत। वो सीखता है कि सफलता उसकी कोशिशों का नतीजा है, ना कि किसी जन्मजात गुण का। ये उसे लचीला बनाता है। अब वो चुनौतियों को प्यार करना सीखता है, गलतियों से रोमांचित होता है और मेहनत का आनंद लेता है। माता पिता और शिक्षकों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। हमारा लक्ष्य बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका लचीलापन या रेजिलियंस बढ़ाना होना चाहिए। पुरानी सोच थी कि बच्चों की तारीफ करो ताकि वे अपने बारे में अच्छा महसूस करें। ड्वेक की रिसर्च दिखाती है कि इससे एक नाजुक आत्मविश्वास पैदा होता है। नया मॉडल है कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो ताकि वे असफलताओं का सामना करने के लिए तैयार हों। ये सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं है। बच्चों की असफलता पर हमारी प्रतिक्रिया भी उनकी मानसिकता को आकार देती है। अगर बच्चा दूध गिरा देता है और हम कहते हैं कि तुम कितने वुंगवई हो, तो हम उस पर एक स्थायी लेबल लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं, ओह दूध गिर गया, चलो सोचते हैं कि कल ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसे समस्या समाधान और सीखने का अवसर दे रहे हैं। माता पिता और शिक्षकों को खुद भी एक विकास मानसिकता का मॉडल बनना होगा। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, अपने सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में बात करनी होगी और बच्चों की असफलताओं को शर्म या चिंता का स्रोत नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखना होगा। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, वे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। संक्षेप में, अगर आप अपने बच्चों को एक तोहफा देना चाहते हैं तो उन्हें यह सिखाएं कि वे चुनौतियों से प्यार करें, गलतियों से सीखें, मेहनत का आनंद लें और हमेशा सीखते रहें। इस तरह वे प्रशंसा के गुलाम नहीं बनेंगे। उनके पास जीवन भर अपना आत्मविश्वास बनाने और उसकी मरम्मत करने का एक तरीका होगा। अब तक हमने मानसिकता के सिद्धांत को समझा, उसे खेल, बिजनेस और रिश्तों में काम करते देखा और ये भी जाना कि ये बच्चों में कैसे विकसित होती है। अब सफर का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, खुद का सामना करना, अपनी खुद की स्थिर मानसिकता को पहचानना और उसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठाना। ये स्वीकार करना जरूरी है कि हम में से कोई भी 100% विकास मानसिकता वाला नहीं है। हम सब दोनों का मिश्रण है। हो सकता है कि आप अपने करियर में विकास मानसिकता रखते हो, लेकिन अपनी कलात्मक क्षमताओं के बारे में आपकी सोच स्थिर हो। मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं और कभी नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि आप आम तौर पर सीखने के लिए खुले हों, लेकिन कुछ खास परिस्थितियां आपको तुरंत एक स्थिर मानसिकता में धकेल देती हैं। इसीलिए लक्ष्य पूर्णता नहीं, बल्कि जागरूकता है। बदलाव का पहला कदम है अपनी स्थिर मानसिकता के ट्रिगर्स को पहचानना। ट्रिगर वो परिस्थितियां या भावनाएं हैं जो आपकी विकास मानसिकता को बंद करके स्थिर मानसिकता को चालू कर देती हैं। ये ट्रिगर क्या हो सकते हैं? एक बड़ी चुनौती का सामना करना। जब कोई काम बहुत मुश्किल या भारी लगता है तो स्थिर मानसिकता की आवाज फुसफुसाती है, तुम ये नहीं कर सकते, कोशिश करना भी बेकार है। नकारात्मक प्रतिक्रिया या आलोचना मिलना। जब कोई आपके काम में कमी निकालता है तो स्थिर मानसिकता इसे एक व्यक्तिगत हमले के रूप में देखती है। इन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। असफलता या झटका लगना। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो स्थिर मानसिकता तुरंत फैसला सुना देती है, देखा, मैंने कहा था तुम इसके लायक नहीं हो। किसी और को सफल होते देखना। जब आप देखते हैं कि कोई और उस चीज में सफल हो रहा है जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं, तो स्थिर मानसिकता ईर्ष्या और असुरक्षा महसूस करती है। वो मुझसे बेहतर है, मुझ में वो बात नहीं है। इन ट्रिगर्स को पहचानने के बाद अगला कदम है अपनी स्थिर मानसिकता की आवाज को सुनना। ध्यान से सुनिए कि यह आपसे क्या कहती है। यह अक्सर डर, बचाव और दोषारोपण की भाषा बोलती है। क्या होगा अगर तुम फेल हो गए तो? अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी नाकामी नहीं देखेगा। ये मेरी गलती नहीं, हालात ही खराब थे। ये आवाज हमारे अंदर गहरे बैठी हुई है और अक्सर ऑटो पायलट पर काम करती है। हम बिना सोचे समझे इस पर प्रतिक्रिया करते हैं। जागरूकता इस ऑटो पायलट को तोड़ने का पहला कदम है। ये ट्रिगर और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक ठहराव पैदा करती है। इसी ठहराव में बदलाव की शक्ति छुपी है।
जब आप इस आवाज को सुनने लगें तो कैरल ड्वेक एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक सुझाती हैं। अपनी स्थिर मानसिकता वाले व्यक्तित्व को एक नाम दें। उसे एक कार्टून कैरेक्टर जैसा कोई मजेदार नाम दें, जैसे चिंटू चिंता या डरपोक दीपू। ये सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे बाहरीकरण कहते हैं। जब आप अपनी उस नकारात्मक आवाज को एक नाम देते हैं तो आप उसे खुद से अलग कर देते हैं। अब वो मैं नहीं है जो सोच रहा है कि मैं एक फेलियर हूं। अब वो चिंटू चिंता है जो कह रहा है मुझे डर है कि हम फेल हो जाएंगे। देखिए समीकरण कैसे बदल गया। अब आप उस आवाज के शिकार नहीं हैं, आप उसके ऑब्जर्वर बन गए हैं। अब आप चिंटू चिंता से बात कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं या उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ये तकनीक आपको अपनी नकारात्मक सोच से एक दूरी बनाने में मदद करती है। ये उसकी गंभीरता को कम करती है और आपको नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने की शक्ति देती है। ये आपको ये समझने में मदद करती है कि आप अपनी स्थिर मानसिकता नहीं हैं। ये सिर्फ आपके अंदर का एक हिस्सा है, एक पुरानी आदत है जिसे आप बदल सकते हैं। ये आत्म अन्वेषण का चरण है। ये आसान नहीं है क्योंकि इसमें हमें अपनी असुरक्षाओं और डरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पहचानते कि हमारी स्थिर मानसिकता कहाँ और कैसे काम करती है, हम उसे बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये खुद से ईमानदारी बरतने का समय है, बिना किसी फैसले के, सिर्फ जागरूकता के साथ। एक बार जब आप अपनी स्थिर मानसिकता की आवाज को पहचानना और उसे एक नाम देना सीख जाते हैं तो आप बदलाव की यात्रा के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। यहाँ 4 व्यवहारिक कदम दिए गए हैं जो आपको एक स्थिर मानसिकता से विकास मानसिकता की ओर ले जाने में मदद करेंगे। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन टूल किट है। कदम 1, पहचानें कि आपके पास एक विकल्प है। जब भी आपका ट्रिगर दबता है और आपकी स्थिर मानसिकता की आवाज जैसे चिंटू या चिंता बोलना शुरू करती है, तो सबसे पहले खुद को याद दिलाएं कि आपको उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप चुनौतियों, असफलताओं और आलोचनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, ये आपका चुनाव है। आप इसे एक फैसले के रूप में देख सकते हैं या आप इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। ये शक्ति आपके पास है। ये एक पल का ठहराव है जहां आप ऑटो पायलट से हटकर ड्राइवर की सीट पर आते हैं। कदम 2, विकास मानसिकता की आवाज से जवाब दें। अब जब आपने अपनी स्थिर मानसिकता की आवाज को सुना है तो उसे चुपचाप हावी ना होने दें। उसे एक विकास मानसिकता वाले दृष्टिकोण से जवाब दें। ये एक आंतरिक संवाद है जिसे आपको सचेत रूप से अभ्यास करना होगा। जब स्थिर मानसिकता कहती है मैं ये नहीं कर सकता, तो विकास मानसिकता से जवाब दें, मैं ये अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं सीख सकता हूं। जब स्थिर मानसिकता कहती है मैं कितना वुंगवे हूं, तो विकास मानसिकता से जवाब दें, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब स्थिर मानसिकता कहती है ये एक असफलता है, तो विकास मानसिकता से जवाब दें, यह सीखने का एक मौका है। जब स्थिर मानसिकता कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो विकास मानसिकता से जवाब दें, गलतियां सबूत हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग के सोचने के पैटर्न को बदल देगा। समय के साथ विकास मानसिकता की आवाज ज्यादा स्वाभाविक और शक्तिशाली होती जाएगी। कदम 4, विकास के माहौल में रहें। बदलाव अकेले करना मुश्किल हो सकता है। अपने आसपास ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बनाएं जो विकास मानसिकता का समर्थन और प्रदर्शन करते हों। एक मेंटोर खोजें। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो उस रास्ते पर चल चुका हो जिस पर आप चलना चाहते हैं। समान विचारधारा के साथियों से जुड़ें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं और आपकी सफलताओं और सीखने का जश्न मनाते हैं। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। उन लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने बड़ी बाधाओं को पार किया है। यह आपको याद दिलाएगा कि महानता मेहनत और लगन से आती है, ना कि सिर्फ टैलेंट से। याद रखें, ये एक स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है, ये एक बागीचे की देखभाल करने जैसा है। आपको लगातार अपनी सोच के खरपतवार यानी स्थिर मानसिकता को हटाना होगा और विकास के बीजों को यानी विकास मानसिकता को पानी और पोषण देना होगा। हर बार जब आप एक चुनौती चुनते हैं, हर बार जब आप एक असफलता से सीखते हैं और हर बार जब आप मेहनत को अपनाते हैं,
तो आप अपने विकास मानसिकता की मांसपेशी को मजबूत कर रहे हैं। जैसे जैसे कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट का विचार लोकप्रिय होता गया, उन्होंने एक नई और खतरनाक प्रवृत्ति देखी। उन्होंने पाया कि बहुत से लोग, शिक्षक और कंपनियां इस विचार को गलत तरीके से अपना रहे थे। उन्होंने इसे झूठी विकास मानसिकता यानी फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट का नाम दिया। ये मानसिकता के सिद्धांत की एक सतही समझ है जो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि असली विकास मानसिकता क्या है और क्या नहीं है। पहली और सबसे आम गलती, सिर्फ मेहनत की तारीफ करना। बहुत से लोगों ने ड्वेक की रिसर्च का ये मतलब निकाला कि हमें बस बच्चों की मेहनत की तारीफ करनी है, चाहे कुछ भी हो। कोई बात नहीं अगर तुम्हारे सारे जवाब गलत हैं, तुमने मेहनत बहुत की। ये एक तरह का सांत्वना पुरस्कार बन गया है। ड्वेक कहती हैं कि ये गलत है। जब मेहनत से कोई सीख या प्रगति नहीं हो रही हो, तो सिर्फ मेहनत की तारीफ करना व्यर्थ है। ये बच्चे को ये संदेश दे सकता है कि आप उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, या ये उन्हें गुमराह कर सकता है। असली विकास मानसिकता मेहनत को सीखने और परिणाम से जोड़ती है। सही तारीफ ये होगी, वाह तुमने अलग अलग रणनीतियां आजमाई और देखो तुमने इस समस्या को हल करने का तरीका ढूंढ ही लिया। या तुमने ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की और देखो इस टेस्ट में तुम्हारा ग्रेड बेहतर है। यहां मेहनत को एक प्रभावी प्रक्रिया और प्रगति से जोड़ा जा रहा है। दूसरी गलती, सिर्फ तुम कुछ भी कर सकते हो जैसे खोखले नारे देना। ये सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है। बच्चों को ये कहना कि तुम कुछ भी कर सकते हो बिना ये सिखाए कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, उन्हें असफलता के लिए तैयार करना है। असली विकास मानसिकता में बच्चों को चुनौतियों का सामना करने के लिए वास्तविक उपकरण और रणनीतियां देना शामिल है। इसका मतलब है उन्हें सिखाना कि कैसे मदद मांगे, कैसे नई रणनीतियां आजमाएं और कैसे असफलताओं से सीखकर अपनी योजना को समायोजित करें। ये उन्हें सशक्त बनाने के बारे में है, ना कि सिर्फ झूठी उम्मीदें देने के बारे में। तीसरी और सबसे गहरी गलती, ये मान लेना कि मेरे पास ग्रोथ माइंडसेट है। ये झूठी विकास मानसिकता का सबसे कपटी रूप है। बहुत से लोग ये घोषणा कर देते हैं कि हाँ, मेरे पास ग्रोथ माइंडसेट है, जैसे कि ये कोई उपलब्धि का तमगा हो जिसे पहनकर दिखाना हो। ड्वेक ने पाया कि लोग अक्सर ऐसा स्थिर मानसिकता वाले कारणों से करते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें सही तरह का इंसान समझें और उनकी सराहना करें। ये विडंबना है। आप विकास मानसिकता का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य विकास नहीं बल्कि दूसरों से मान्यता प्राप्त करना है, जो कि स्थिर मानसिकता का मूल लक्षण है। असली विकास मानसिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास होती है। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। ये अपनी स्थिर मानसिकता के ट्रिगर्स के प्रति सतर्क रहने, चुनौतियों को अपनाने और उनसे सीखने की एक जीवन यात्रा है। ये सिर्फ खुले विचारों वाला ये अच्छा इंसान होने के बारे में नहीं है। ये विकास में एक गहरे विश्वास, सीखने के जुनून और ये समझने के बारे में है कि इसमें रणनीतिक प्रयास, मदद मांगना और असफलताओं से सीखना शामिल है। तो झूठी विकास मानसिकता को कैसे पहचानें? ये सिर्फ मेहनत की प्रशंसा करती है, भले ही कोई प्रगति न हो। ये खोखले प्रोत्साहन देती है बिना किसी वास्तविक रणनीति के। ये विकास मानसिकता को एक लेबल या पहचान के रूप में देखती है, ना कि एक सतत प्रक्रिया के रूप में। इसके विपरीत एक सच्ची विकास मानसिकता प्रभावी मेहनत और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो सीखने की ओर ले जाती हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस उपकरण और समर्थन प्रदान करती है। ये मानती है कि हम सभी स्थिर और विकास मानसिकता का मिश्रण है और हमेशा सुधार की गुंजाइश है। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि झूठी विकास मानसिकता हमें आत्मसंतुष्ट बना सकती है। हमें लग सकता है कि हम सही रास्ते पर हैं, जबकि हम अभी भी स्थिर मानसिकता के उन्हीं पुराने जालों में फंसे हुए हैं। असली विकास एक ईमानदार आत्मनिरीक्षण और लगातार प्रयास की मांग करता है। ये आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो वास्तविक और स्थायी विकास की ओर ले जाता है। हम अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमने मानसिकता की दो दुनियाओं को समझा, उन्हें जीवन के अलग अलग मैदानों में परखा और खुद को बदलने के लिए उपकरण भी हासिल किए। अब समय है इन सभी सीखों को एक साथ लाने और ये समझने का कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। पूरी किताब का सार एक मौलिक चुनाव पर आकर टिकता है। क्या आप अपनी जिंदगी खुद को साबित करने में बिताना चाहते हैं या खुद को सुधारने में? स्थिर मानसिकता एक ऐसी जिंदगी है जो साबित करने पर आधारित है। अपनी बुद्धिमत्ता साबित करो, अपना टैलेंट साबित करो, अपनी कीमत साबित करो। ये एक अंतहीन दौड़ है जिसमें आप लगातार दूसरों की नजरों में खुद को आंकते हैं। जैसा कि कैरल ड्वेक पूछती हैं, बार बार यह साबित करने में समय क्यों बर्बाद करना कि आप कितने महान हैं, जब आप और बेहतर हो सकते थे? अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें दूर क्यों न करें? ऐसे दोस्त या साथी क्यों चुनें जो सिर्फ आपके आत्मसम्मान को सहलाएं, बजाय उनके जो आपको बढ़ने के लिए चुनौती दें?
इसके विपरीत विकास मानसिकता एक ऐसी जिंदगी है जो सुधारने पर आधारित है। यह इस विश्वास पर बनी है कि आप हमेशा बेहतर हो सकते हैं, हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। यह हमें ड्वेक के एक शक्तिशाली विचार पर लाती है, बनना होने से बेहतर है। स्थिर मानसिकता होने से ग्रस्त है। स्मार्ट होना, विजेता होना, प्रतिभाशाली होना, यह एक स्थिर पहचान है जिसे हर कीमत पर बचाना है। विकास मानसिकता बनने की प्रक्रिया में आनंद और अर्थ पाती है। होशियार बनना, एक बेहतर इंसान बनना, अधिक कुशल बनना, यह एक डायनामिक, जीवंत यात्रा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विकास मानसिकता को अपनाना कोई एक बार का काम नहीं है। यह एक आजीवन सफर है। इसमें कोई अंतिम मंजिल नहीं है जहां आप कह सकें कि हाँ, अब मैं पहुंच गया हूं। यह एक जागरूकता और सचेत चुनाव का निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर चुनौती में हमें यह चुनना होता है कि हम अपनी स्थिर मानसिकता की आवाज को सुनेंगे या विकास मानसिकता के रास्ते पर चलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात जो ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाई वो यह है कि बहुत से विकास मानसिकता वाले लोगों ने कभी शीर्ष पर पहुंचने की योजना भी नहीं बनाई थी। वे वहां उस काम को करने के अपने जुनून के परिणाम स्वरूप पहुंचे जिसे वे प्यार करते थे। यह एक विडंबना है कि शीर्ष वह जगह है जहां स्थिर मानसिकता वाले लोग पहुंचने के लिए भूखे रहते हैं, लेकिन यह वह जगह है जहां कई विकास मानसिकता वाले लोग अपने काम के प्रति एक उत्साह के उपपरिणाम के रूप में पहुंच जाते हैं। यह हमें सफलता के बारे में गहरा सबक सिखाता है कि शायद सफलता का पीछा करना बंद करके विकास और सीखने की प्रक्रिया से प्यार करना ही सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अंत में, विकास मानसिकता वह सबसे बड़ा तोहफा है जो आप खुद को और अपने बच्चों को दे सकते हैं। यह लचीलेपन, सीखने के जुनून और जीवन भर अपना आत्मविश्वास बनाने और उसकी मरम्मत करने की कुंजी है। यह हमें उस डर से आज़ाद करती है कि लोग क्या कहेंगे, उस डर से कि हम असफल हो जाएंगे। यह हमें एक लेबल या एक परिणाम से परिभाषित होने से मुक्त करती है। यह हमें एक अधिक पूर्ण, साहसी और खुले जीवन का रास्ता दिखाती है। तो आज ही पहला कदम उठाएं। अपनी जिंदगी के किसी एक ऐसे क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आप स्थिर मानसिकता से जूझ रहे हैं। यह आपका करियर हो सकता है, एक रिश्ता या कोई ऐसी स्किल जिसे आपने यह सोचकर छोड़ दिया कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं। और आज अभी यह तय करें कि आप उसे एक विकास मानसिकता के साथ देखेंगे। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें आप एक विकास मानसिकता लागू करना चाहते हैं। आपका सफर आज से शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी सोच के बारे में एक नया नजरिया दिया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी किताबों की गहरी समझ पा सकें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।